शाह ईरान हर दूसरे माह पाकिस्तान का दौरा करते थे और पाकिस्तान की तरक्की को हैरत से देखते थे। फलस्तीन के लिए पहली आलमी आवाज भी हमने उठाई थी। शाम, उर्दन और मिस्र की सिफारतकारी, आजादी और बहाली में भी पाकिस्तान का अहम किरदार था। सऊदी अरब में 1970 तक पाकिस्तान से ज़कात जाती थी और सऊदी शहरी खाना काबा में पाकिस्तानियों के रिज्क में इजाफे के लिए दुआएं किया करते थे। यूएई की तरक्की में भी पाकिस्तान का अहम किरदार था। दुनिया की चौथी बेहतरीन एयरलाइन यानी एमिरेट्स का कोड EK है और इसका K कराची है। ये एयरलाइन कराची से स्टार्ट हुई थी। हमने इन्हें जहाज भी दिया था और अमला भी, लिहाजा ये आज भी अमारात कराची है। माल्टा के बच्चों के सिलेबस में PIA का पूरा एक बाब है। सिंगापुर एयरलाइन और पोर्ट दोनों पाकिस्तानियों ने बनाई। इंडोनेशिया और मलेशिया की अशराफिया के बच्चे पाकिस्तान में पढ़ते थे। मलेशिया का आईन तक पाकिस्तानी वकला ने लिखा था। जनूबी कोरिया की ग्रोथ में महबूबुल हक के 5 साला मंसूबे का अहम किरदार था। भारत 1990 की दहाई में पाकिस्तान से बिजली खरीदता रहा और मनमोहन सिंह ने शाइनिंग इंडिया का पूरा मंसूबा पाकिस्तान से लिया था। दुनिया की 3 बड़ी इंजीनियरिंग फॉरम्स ने 1960 की दहाई में कंसोर्शियम बनाकर मंगला डैम की बिड की थी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की इंजीनियरिंग क्लास के तालिबे इल्म जहाज भरकर मुताले और मुशाहिदे के लिए मंगला आते थे और इस मंसूबे को हैरत से देखते थे। मुस्लिम दुनिया के 27 मुल्कों के फौजी अफसर पाकिस्तानी अकेडमियों में ट्रेंड हुए और बाद अज़ां अपने अपने मुल्कों में आर्मी चीफ बने। यूएई की फरमर आवाज जैद बिन सुल्तान अल नहान 1970 की दहाई तक पाकिस्तान के दौरे पर आते थे तो इनका इस्तकबाल कमिश्नर रावलपिंडी करता था। हमारे वजीर भी एयरपोर्ट नहीं जाते थे और सबसे बढ़कर 1961 में जब अयूब खान अमेरिका के दौरे पर गए तो पूरी अमेरिकी काबीना ने सदर जॉन F कैनेडी समेत एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया और सदर अयूब खान एयरपोर्ट से व्हाइट हाउस खुली गाड़ी में गए और सड़क के दोनों साइडों पर अमेरिकी अवाम फूल लेकर खड़े थे और पाकिस्तान जिंदाबाद और वेलकम वेलकम के नारे लगा रहे थे। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान ने एक दौर ऐसा भी देखा है जब दुनिया हैरत से इसकी तरफ देखती थी और ये जर्मनी और जापान जैसे मुल्कों को कर्जे और इमदाद देता था। लेकिन फिर इस मुल्क पर एक ऐसा दौर आया जिसमें हम $1 अरब के लिए दुनिया के दरवाजे पर भिखारी बनकर बैठे हैं और दुनिया हमें गरूर और नफरत से देख रही है। एक वक्त था जब हम वीजे के बगैर पूरी दुनिया में सफर करते थे और एक वक्त अब है जब हमें अफगानिस्तान के वीजे के लिए भी कतारों में खड़ा होना पड़ता है। ऐसा क्यों हुआ? क्या कभी हमने सोचने की जहमत की है? हमें मानना पड़ेगा कि हमने बड़ी मेहनत और जदोजहद से इस मुल्क को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। मगर सवाल फिर भी वही है कि क्या हमारे पास वापसी की कोई गुंजाइश है? तो जी हां, अभी भी वक्त हाथ से नहीं निकला। हम ताहाल एक कौम है और हमारा जोग्राफिया भी बहाल है। लिहाजा हम आज अगर नींद से जाग उठें, हम आज अपने हाल पर रहम करें तो हम 10 से 20 वर्षों में दोबारा उस लेवल पर आ सकते हैं जिस पर हम दूसरे मुल्कों को इमदाद और कर्जे दें। लेकिन इसके लिए हमें चंद बड़े फैसले करना होंगे। कोई भी सियासतदान 2 या हद 3 से ज्यादा मुद्दत तक वजीर आजम ना रह सके और मुल्क को बिजनेस फ्रेंडली बनाया जाए। कोई भी शहरी या गैर मुल्की मुल्क में कंपनी खोल सके और कारोबार कर सके और हुकूमत उसे 5 साल तक टैक्स की रियायत दे। हम फौरी तौर पर आबादी कंट्रोल करें और 30 साल की उम्र तक तमाम लोगों को हुनरमंद भी बनाएं। मुल्क में कोई शख्स बेहुनर और बेरोजगार ना हो। और आखिरी मशवरा, मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स एक ही बार बैठकर अगले 20 साल का कौमी मंसूबा तैयार कर लें और फिर कोई शख्स उसे छेड़ने की जसारत ना करे और जो करे उसे करार वाकई सजा दी जाए। नाज़रीन, आप यकीन कीजिए कि हम इन चंद इकदामात से एक बार फिर इज्जत और आबरू की शाहराह पर आ सकते हैं, वरना हम इसी तरह भीख मांग मांग कर खत्म हो जाएंगे और तारीख के औराक में हमारा जिक्र तक नहीं मिलेगा। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला इस कौम पर, अल्लाह ताला इस वतन पर अपना रहम करम नाजिल फरमाए। आमीन सुमा आमीन।